नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा और स्वस्थ और मस्त होगा। आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या DSSB या KBS का एग्जाम हो, यहाँ से आप प्रश्न को बनते हुए देखेंगे पेपर में। आपके सामने जब पेपर होगा तो यहाँ से प्रश्न आपको उस पेपर में छपे मिलेंगे दोस्त। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की ओर, श्रृंखला को बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो बता दें, हिंदी का जो पहला पत्र था वो है उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड की रचना किसने की थी? तो पंडित जुगल किशोर जी ने उदंत मार्तंड का सबसे पहले जो है प्रतिपादन किया था। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? यानी जो कवियों का कवि हो तो उस कवि को कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो जो पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास को माना जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो जो घनानंद जी थे ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुभाषिकता क्या है? तो जो बहुभाषिकता है ये जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बहुभाषिकता को हमें एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। मान लीजिए कोई क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालक आपसे पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि हर बालक की मातृभाषा अलग अलग हो, तो हमें उसकी मातृभाषाओं का सम्मान करना है। यही बहुभाषिकता कहलाती है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप जो ये श्रृंखला देख रहे हैं ये MP टेट हो या सुपर टेट का एक मॉडल पेपर की तरह आप इसे देखिएगा। इसमें मॉडल पेपर के जरिए से क्वेश्चनों को ऐड किया गया है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण कौन सा है? तो जो भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण है वो है भाषाई परिवेश। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जिस परिवेश में हम रहेंगे उसी प्रकार की भाषाओं का जो है वो कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में लागू कर लेंगे, सीख लेते हैं, इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती। तो भाषा में जो अधिगम है वो अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो वो कठिनाई पैदा नहीं करती भाषा सीखने में, इसीलिए जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। डी फॉर डेनमार्क, नोट कर लीजिएगा, एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो वहाँ कौन खड़ा है यानी कि प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं दोस्त उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मोहन बाजार की ओर गया वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो यानी कि बाजार की ओर क्या है? तो जो बाजार की ओर है ये समुच्चय बोधक है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो अशुद्ध जो प्रयोग है वो है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है। मैं तुमको एक घड़ी दूंगा होता तो बिल्कुल राइट होता। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बतानी है। भाव जिसमें प्रकट हो तो लिखना का भाववाचक लिखाई बिल्कुल सही है। लिखाई हो, छपाई हो, पुताई हो, ये सब क्या है? ये भाव को दर्शाते हैं। और भाव में जैसे आप कहते हैं मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये क्या है? ये भाव को दर्शा रहे हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अव्यय दो पदों, पदबंध या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो अव्यय दो पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो जो बेटा है इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो बेटी होगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो जो प्रिय लिखा है इसके साथ जो है वो बैरी नहीं प्रयुक्त हो सकता कि प्रिय बैरी कह दें। प्रिय विषय बिल्कुल सही है। प्रिय कभी भी हो सकता है, प्रिय मित्र भी होगा, लेकिन प्रिय बैरी नहीं होगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, याद रखिएगा, डी फॉर डेनमार्क। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो यहाँ दो वाक्यों को जोड़ने की बात की जा रही है तो ये समुच्चय बोधक होगा। सी फॉर चेन्नई एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। तो एक अंक माने होता है संख्या और एक अंक माने होता है अंक भरना। कहते नहीं है तो आप गोद में जिसको गले मिल रहे हैं ये भी कह सकते हैं। तो बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरण्य रोदन का अर्थ क्या है? तो अरण्य रोदन मतलब व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, ये अरण्य रोदन के अंतर्गत आता है। डी फॉर डेनमार्क एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है। तो जो भाषा शिक्षण में आवश्यक है वो है छात्रों को भाषाई कौशल से परिचित कराना। जब हम बालक को भाषा सीखने के लिए उसके विभिन्न गतिविधियों को, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसकी शुरुआत के तरीके हैं जहाँ से भाषा सीखने में वो रुचि लेगा, उसको हम मोटिवेट करके पहले बता देंगे तभी तो भाषा सीख पाएगा। इसीलिए डी फॉर डेनमार्क एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना डैट डैश है। तो ये जो अध्यापक है बालकों की जो क्षमता के अनुसार पढ़ा रहा है तो वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रख रहा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है व्यक्तिगत विभिन्नता की, तो बता दें व्यक्तिगत विभिन्नता की बात सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने की थी, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बीएफ स्किनर का संबंध है। तो जो बीएफ स्किनर हैं ये पुनर्बलन सिद्धांत से इनका संबंध था। सबसे पहले इन्होंने ही पुनर्बलन की बात की थी। बाद में क्लार्क हल को पुनर्बलन का जन्मदाता माना जाता है। पुनर्बलन में सबसे अच्छा जो पुनर्बलन होता है वो आंशिक पुनर्बलन होता है। ए फॉर अमेरिका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो जो विसर्ग संधि है वो है नरेंद्र में। नरह धन इंद्र, नरेंद्र में विसर्ग संधि है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तरणी का जो होता है वो सूर्य होता है। अगर तरणी लिखा हो तो आप नाव मार दीजिएगा। छोटी मात्रा लगी है तो सूर्य है, बड़ी की मात्रा लगी होती तरणी में तो नाव हो जाता। नोट कर लीजिएगा। ए फॉर अमेरिका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। तो जो इंद्रियों को जीतने वाला है उसको हम जितेंद्रिय कहते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दोस्त अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? तो सज्जन मतलब कोई व्यक्ति कैसा है, सज्जन है, तो उसकी विशेषता कहीं ना कहीं बता रहा है। इसलिए ये क्या है, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। जहां पर विशेषण और विशेष्य का खेल होता है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। ए फॉर अमेरिका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो जो सम उपसर्ग से बना शब्द है वो है संयोग। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हिंदी में उपसर्गों की बात की जाए तो 10 उपसर्ग माने गए हैं। संस्कृत में उपसर्गों की बात की जाए तो 22 उपसर्ग माने गए हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रंगीला में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन एकदम सही है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? तो जो व्यंजन संधि है वो सत्कार में है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सत्कार में व्यंजन संधि है। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? तो जो कुंडलियां छंद हैं इनमें 6 चरण होते हैं।
बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां तो अनुप्रास अलंकार होता है, बी ऑप्शन एकदम सही है। लेकिन जहां पर एक ही वर्ण दो बार आ जाए मान लीजिए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी में है, एक कनक का अर्थ सोना होता है, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, तो ये यमक अलंकार होते हैं, ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता, तो आगमन जो विधि है इसमें हम व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाते बल्कि हम इसे इनमें जो है उदाहरण के माध्यम से प्रत्यक्ष जो है उदाहरण दिखाकर और नियम की ओर ले चलते हैं। तो आगमन जो विधि है ये बहुत अच्छी विधि है बालकों के लिए, और आगमन विधि के जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज बस इतना ही दोस्त, मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।